जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां चलेगा। और साथियों, इससे पहले ज्योग्राफी में आपका टोटल 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें से आपका कोई प्रैक्टिस सेट छूट गया है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो आपका फर्स्ट नंबर का प्लेलिस्ट है इसमें आपको ज्योग्राफी का सब वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ से जाकर आप लोग कवर कर सकते हैं। और साथियों, जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के बैच को परचेज नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है। बैच के बारे में जो भी जानकारी चाहिए इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्या क्या आपको बैच में मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे दिया जाता है। और बिहार पुलिस के लिए एक और क्लास है रात 8 बजे। रात 8 बजे की क्लास में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, व्याकरण सब मिक्स होता है। और ध्यान दीजिए, ये जो क्लास है आपका बिहार पुलिस ड्राइवर और बिहार पुलिस सिपाही दोनों के लिए ज़रूरी है, तो दोनों आप लोग देख सकते हैं। तो बोकारो इस्पात कारखाने की बात करें, सबसे पहले ये है कहाँ पर? तो ये है झारखंड में। कहाँ पर है? ये है झारखंड में। और इसको तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी। किस देश के सहयोग से? तो रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस। अच्छा, पूर्व सोवियत संघ की बात करें, इसका विघटन कब हुआ था? तो 1991 में इसका विघटन हुआ था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, जमकर पढ़ाई कीजिए, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। और जो इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे तो उनसे होने वाला नहीं है, ठीक है। जिनको सिलेक्शन चाहिए डेली क्लास को अटेंड कीजिए, आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। तो गंगा के दक्षिणी भाग में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपको बांगर या फिर खादर आंसर नहीं मारना है। यहाँ पर आंसर होगा आपका करैल कैवाल मिट्टी। क्या हो जाएगा? करैल कैवाल मिट्टी। अगर सिर्फ पूछे कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं तब आपको आंसर करना है बांगर मिट्टी। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। लेकिन अगर पूछे गंगा का जो दक्षिणी भाग है तो वहाँ पर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? तो करैल कैवाल मिट्टी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है? तो यही जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक। कितना है? तो ये लगभग 43% है। इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश पर। दूसरे नंबर पर आता है आपका लाल मिट्टी। इसका सबसे अधिक विस्तार है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तीसरा नंबर पर आता है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी, और इसका सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में। फिर चौथे नंबर पर आता है आपका लेटराइट मृदा। लेटेराइट मिट्टी, इसका विस्तार है आपका केरल में। कहाँ पर है? केरल में। अच्छा साथियों, मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। ये जो भी हम आपको बता रहे केवल आपको ध्यान से सुनना है। जब आप लोग डेली इस तरह से सुनेंगे तो जो क्वेश्चन आप यानी कि जो क्वेश्चन आपसे याद नहीं होता है वो क्वेश्चन भी ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान से सुनना है। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो सिमलीपाल की बात करें, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में हमने आपको बताया था कौन कौन सा है? सिमलीपाल है। और सिमलीपाल जो है ये आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, केरल में एक है पेरियार अभ्यारण्य, ये भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में आपका सिमलीपाल है। फिर भितरकनिका है, भितरकनिका।
कहाँ पर है? तो ये भी उड़ीसा में है। भितरकनिका जो है मगरमच्छ और कछुआ दोनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे अधिक है मगरमच्छ। फिर है गाहिर माथा, ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा में, गाहिर माता अभयारण्य। फिर है नंदन कानन अभयारण्य, ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा में। बांदीपुर पूछे कहाँ पर है? बांदीपुर ये आपका केरल में है, ठीक है, सॉरी बांदीपुर कर्नाटक में है। और अगर आपसे पूछे गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क पूछे तो गिर है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय, ठीक है। चाय की बात करें, चाय में नंबर 1 पर कौन आता है उत्पादन में? तो चाइना। कौन आता है? चाइना। अच्छा, यहाँ पे चाय की बात करें तो चाय में कौन सा पदार्थ होता है? तो इसमें थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थीन, ठीक है, थीन। और कॉफ़ी में पूछे तो कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन। तंबाकू में निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन नामक पदार्थ। ये सब बता चुके हैं। तंबाकू में निकोटीन, कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन, सभी को ध्यान रखिएगा। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर असम हो जाएगा, असम। अच्छा, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक पूछे तो कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कहाँ का चाय सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा दार्जिलिंग का जो चाय है सबसे अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे अधिक चाय होता है असम में। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। आंसर है महानदी पर, गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा, या फिर दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। लेकिन दक्षिण की गंगा पूछे, दक्षिण की गंगा तो कहा जाता है कावेरी। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी पर है मैट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। नर्मदा नदी की बात करें, इस पर है सरदार सरोवर परियोजना। कृष्णा नदी की बात करें, इस पर है अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, और कौन सा है? श्रीशैलम बांध। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो चूंकि यहाँ पर नेपाल दिया हुआ है और नेपाल बिहार के जस्ट ऊपर है, तो नेपाल से कौन सा राज्य टच करता है? तो देखिए, यहाँ पे असम तो होगा नहीं और ना आपका त्रिपुरा होगा, ठीक है। बचा आपका मिजोरम और सिक्किम। तो मिजोरम और सिक्किम में मिजोरम भी नहीं होगा। मिजोरम तो आपका सबसे पूरब में आ जाएगा। और नेपाल तो आप सभी जानते हैं। आप लोग साइड में मैप लेके बैठिए, हम डेली आपको बोलते हैं जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो साथ में मैप को रखिए। तो सिक्किम को देखिए, मैप में सिक्किम को देखिए। सिक्किम में आपका नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, तिब्बत, ये सभी टच करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो भारत का जो संघीय क्षेत्र है ये आपका है कौन सा? यानी केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली। भारत में वर्तमान में 8 संघीय क्षेत्र है और राज्य कितने हैं? 28 राज्य है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? आंसर है रांची में स्थित है। अच्छा, अगर आपसे पूछे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये हम आपको बता चुके हैं, शिमला में है। चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो उड़ीसा के कटक में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो फिलीपींस के मनीला में है। अच्छा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछे लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। सभी को ध्यान रखिएगा, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा पर बनाती है? भारतीय उपखंड बोले तो प्रायद्वीपीय भारत।
और प्रायद्वीपीय भारत का मतलब आप सभी जानते हैं, भारत का जो नीचे साइड का मैप है प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी सीमा बनाती है कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो वो है आपका अरावली। क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। अच्छा, अरावली पर्वत की बात करें, ये किस प्रकार का पर्वत है? तो ये अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंचाई है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अब यहाँ पे सतपुड़ा की अगर हम बात कर लें, सतपुड़ा की बात करें तो ये आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। हिमालय की बात करें, हिमालय, तो ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत यानी फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण है हिमालय। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अरावली। ठीक है। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? आंसर है ताप्ती नदी पर। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए उकाई बांध किस नदी पर है? ये हम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। बताइए उकाई बांध किस नदी पर है? अच्छा, जबलपुर शहर पूछे किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है जबलपुर। नासिक शहर पूछे किस नदी के किनारे है? तो ये आपका नासिक जो है आपका हो जाएगा किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे आपका नासिक बसा हुआ है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? ये बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। तो कल हमने आपको बताया था वृंदावन गार्डन, जो कि कहाँ पर है? मैसूर में। और रॉक गार्डन की बात करें तो ये आपका चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। शिमला में क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। चलिए, सूती की बात करें, सूती वस्त्र। अगर आपसे पूछे कि सूती का पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सूती का पहला कारखाना लगाया गया था 1818 में। लेकिन ये आपका असफल रहा था। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं क्लास में, इसलिए आपसे बोलते हैं क्लास को छोड़िए नहीं। और जो आपका क्लास छूटा है तो हमने प्लेलिस्ट आपको पीछे बता दिया, उसमें जाके सब प्लेलिस्ट को कवर कीजिए। ठीक है। और इसका पीडीएफ भी डाल दिया गया है आंसर के साथ में, तो उसका भी रिवीजन कीजिए। तो पहला जो लगाया गया था ये असफल रह गया था 1818 में। फिर बाद में 1854 में सूती का सफल कारखाना लगाया जाता है बम्बई में। कब? 1854 में। और ये जो लगाया गया था कावसजी नानाजी डावर के द्वारा। ये नोट्स में लिख दिए हैं, जो नोट्स को डेली पढ़ते हैं उनको पता होगा, कावसजी नानाजी डावर ने। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सूती रेशा किससे प्राप्त होता है? तो ये बीज से प्राप्त होता है। किससे? बीज से। कॉफ़ी की बात करें तो ये भी आपका बीज से ही प्राप्त होता है। और अगर हम यहाँ पे केसर की बात करें तो ये वर्तिका भाग से प्राप्त होता है। वर्तिका भाग से या फिर वर्तिकाग्र से। 9 डिग्री चैनल अलग करती है। आइए इसको फिर से आपको समझा देते हैं। जैसे ये भारत का मैप है और इधर क्या है? आप सभी जानते हैं अरब सागर है। ठीक है, इधर अरब सागर है, नीचे क्या है? हिंद महासागर है नीचे। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप समूह है, छोटा छोटा द्वीप है, टोटल 36 द्वीपों का एक समूह है लक्षद्वीप। उसके ठीक नीचे है आपका मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप है। उसके नीचे ठीक है एक छोटा सा देश मालदीव देश। तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव। ठीक है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच एक चैनल है जिसको अलग करता है, और उस चैनल का नाम है क्या? तो उस चैनल का नाम है आपका 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। तो किसके किसके बीच में 9 डिग्री चैनल? ऊपर आपका लक्षद्वीप, नीचे मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। लेकिन मिनिकॉय और मालदीव के बीच पूछे तो इसके बीच है 8 डिग्री चैनल। अच्छा, 10 डिग्री चैनल भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। तो ऊपर अंडमान, नीचे निकोबार, तो दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल पूछे अंडमान निकोबार। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए क्वेश्चन 14, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। पहला कौन हो जाएगा आपका? माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई वर्तमान में है 8,850 मीटर, 8,850 मीटर। और इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 है, जो कि गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। K2 का ही नाम है गॉडविन ऑस्टिन। और पहला वाला पूछे माउंट एवरेस्ट, दूसरा गॉडविन ऑस्टिन। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2। लेकिन वर्तमान में भारत में पूछे, जो भारत में स्थित है वो कौन सी चोटी है? तो वो आपका है कंचनजंगा। ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। लेकिन भारत का पूछे तो ये आपका K2 है, जो कि ये अभी क्या है, पाक अधिकृत क्षेत्र में है, यानी पाकिस्तान के कब्जे में K2। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन वर्तमान में भारत में जो है ये आपका कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये सब क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गुजरात टच करता है समुद्र से, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र टच करता है, उसके बाद नीचे छोटा सा गोवा है, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो इधर से 5 राज्य, फिर से रिपीट कर देते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 5 राज्य इधर से और 4 इधर से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 5, 4, 9, टोटल 9 राज्य टच करते हैं, ठीक है। और सबसे लंबा जो टच करता है ये गुजरात। गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। डीजल के रेलवे इंजन कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो डीजल के जो रेलवे इंजन है वाराणसी में बनाए जाते हैं। लेकिन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? कपूरथला में। कपूरथला में क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और डीजल का जो रेलवे इंजन बनता है वाराणसी में। भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय कौन सी है? ये क्वेश्चन सब हो चुका है आपका ऑलरेडी, फिर से आपको बता रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में आ रहा है तो बता देते हैं। तो ये हो जाएगा भील। क्या हो जाएगा? भील, जो कि मध्य प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति है भील, ठीक। संथाल कहाँ पर है? झारखंड में होगा, उड़ीसा में भी पड़ता है, बिहार में भी थोड़ा सा आता है, पश्चिम बंगाल में भी आता है संथाल, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है, वह कौन कौन सी नदी है? देखिए यहाँ पर हम एक बनाते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम पर्वत श्रृंखला बना लेते हैं। इसको 3 भागों में बांटते हैं, पहला, दूसरा और इस तरह से तीसरा, ठीक है। तो पहला भाग जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका नाम रखा गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। बीच वाला का नाम रखा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक महादेव पर्वत श्रेणी। और यहाँ से यहाँ तक इसको बोला जाता है मैकाल पर्वत श्रेणी। अच्छा, मैकाल पर्वत श्रेणी की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। और यहाँ पे अगर सतपुड़ा की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1340 मीटर। ये जैसे आपका पूरा सतपुड़ा है तो ये सबसे ऊंची चोटी है, इसी का नाम रखा गया है धूपगढ़। और मैकाल का अमरकंटक। तो अमरकंटक की पहाड़ी मान लीजिए ये है आपका। तो यहाँ से हमने बताया था उत्तर की ओर एक नदी निकलती है, उसका नाम है सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से उत्तर की ओर एक नदी निकलती है, उसका नाम है सोन, जो कि आगे चलकर बिहार की राजधानी पटना में गंगा में मिल जाती है, ये सोन नदी। इधर एक और नदी पश्चिम की ओर निकलती है, इसका नाम है नर्मदा।
क्या नाम है? नर्मदा। ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है नर्मदा नदी। एक और नदी यहाँ से निकलती है, यहीं पे एक पहाड़ी है, छोटा सा पहाड़ी है सिहावा की पहाड़ी, इसी में से एक छोटा सा पहाड़ी है सिहावा की पहाड़ी, जहाँ से निकलती है महानदी। महानदी जो कि पश्चिम जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करते ये पूरा आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा और सब कुछ आपको लिख के नोट्स में दे देंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्द आपका पॉलिटी का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जब आपका पॉलिटी का क्लास स्टार्ट होगा तब देखिएगा हर एक क्वेश्चंस का पूरा डिस्कशन होगा। ठीक है, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, चाइना। ठीक है, जो कि 1914 में खींचा गया था ये रेखा, और भारत पाकिस्तान के बीच है डूरंड रेखा जो कि कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच जो कि 1947 में खींचा गया था। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो हमने जो आपको यहाँ पर बताया सतपुड़ा, तो ये जो पर्वत श्रृंखला है किस नदी के मध्य स्थित है ये आपको बताना है। तो ये वाला जो पर्वत श्रृंखला है ये दो नदियों के बीच में स्थित है, नर्मदा और ताप्ती। तो ताप्ती तो दिया हुआ है, आंसर क्या होगा? नर्मदा। यानी नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। और सबसे लास्ट में जो आपका मैकाल था उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या थी? अमरकंटक। सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो अभी हमने आपको बताया 8,850 मीटर। तालचर कोयले की खाने कहाँ पर है? ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करेंगे, ऑलरेडी सब क्लास में हो चुका है, पीछे क्लास को देख लीजिए। इसका आंसर है ओडिशा। ठीक है, और कोयला के लिए प्रसिद्ध है तालचर। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। तो ऑप्शन को देखकर ही आंसर बता सकते हैं। बिहार में समुद्र टच नहीं है तो यहाँ नमक तो होगा नहीं। बाकी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर क्या है? श्वेत आपका क्या रेगिस्तान भी है, तो यहाँ पर भी नमक होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, जबकि बिहार में नहीं होता है। जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है? तो संथाल की बात करें, अभी हमने बताया था आपको संथाल, भील। ठीक है, तो भील जनजाति बताया था मध्य प्रदेश। और संथाल की बात करें तो सबसे अधिक झारखंड में, कहाँ पर है? झारखंड में। और झारखंड से बिहार भी टच करता है तो बिहार में भी कुछ हिस्सा होगा। ठीक है, झारखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, और नहीं रहती है बोला गया है तो झारखंड में भी हो जाएगा, बिहार में भी हो जाएगा आपका, और उड़ीसा भी बताया था हमने, उड़ीसा भी हो जाएगा चूँकि ये बिहार से अलग हुआ था, उड़ीसा भी हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल भी टच करता है तो कुछ भाग यहाँ पर भी हो जाएगा। लेकिन असम में पहले था, लेकिन वर्तमान में अब असम में संथाल जनजाति जो है ना के बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? असम। अच्छा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में स्टार्ट हुआ था और 56 में ख़त्म हुआ था संथाल विद्रोह। इसका नेता कौन था? सिद्धू एवं कान्हू। एक जनजाति बताया था हमने, जारवा जनजाति। जारवा जनजाति, सेम्पेन जनजाति, ये कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार में। टोडा जनजाति हमने आपको बताया था, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है टोडा जनजाति। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? तो हमने आपको बताया जो 9 राज्य है, इधर से 5, इधर से 4। सबसे लंबा समुद्र टच करता है गुजरात का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तीसरा आपका तमिलनाडु का। तो देखिए ना ऑप्शन में गुजरात है ना आंध्र प्रदेश है, तो है कौन सा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा आंसर? सी ऑप्शन, तमिलनाडु। झारखंड के ऊपर में कौन सा राज्य है? बहुत ही सिंपल है, बिहार है। और झारखंड बिहार कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है इसलिए स्पीड में खींच रहे हैं। चलिए, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है? यानी कि सबसे गहरा पत्तन बताना है। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। तो सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें, ये आपका विशाखापत्तनम का बंदरगाह है, ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे
तो मुंबई, मुंबई बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे गहरा पूछे तो विशाखापत्तनम है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। तूतीकोरिन बंदरगाह पूछे कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ध्यान से सुनिएगा, बाकी सब कुछ आपको लिख कर दे देंगे। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। और यहाँ से बनता है मार्मुगाओ बंदरगाह। एक और पूछा जाता है मार्मुगाओ बंदरगाह, ये कहाँ पर है? गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। अच्छा, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह पूछे तो यही तूतीकोरिन हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। पारादीप पूछे, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। कोचीन बंदरगाह पूछे, कोचीन, कोचीन ये केरल में है। और कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बंदरगाह से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है हमने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। चलिए, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है? शायद हमने कल ही आपको बताया था NH के बारे में। NH मतलब नेशनल हाईवे, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर मुंबई है, तो दिल्ली मुंबई हो गया। यहाँ पर कलकत्ता है और नीचे आपका चेन्नई है। तो ये है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। याद कीजिए, कल जिसने क्लास किया था या परसों, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत हम करते हैं कहाँ से? NH2 से। तो कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो NH2 है, ठीक है, NH2 है। फिर दिल्ली से जो मुंबई को जोड़ता है वो है आपका NH3, NH2 NH3। फिर यहाँ पे मुंबई से जो चेन्नई है ये आपका NH4 है। क्या है? NH4। और यहाँ से फिर चेन्नई से जो कलकत्ता है ये NH5। अब बताइए, दिल्ली से कलकत्ता, तो यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे कलकत्ता है, तो क्या हो जाएगा? NH2, यानी कि 2। तो इस तरह से डायग्राम से अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले शुरुआत आपको कलकत्ता से करना है और दिल्ली चलना है, ठीक है, NH2। फिर दिल्ली से मुंबई आना है NH3। फिर मुंबई से आपको चेन्नई आना है NH4। फिर चेन्नई से कलकत्ता NH5। तो इस तरह से डायग्राम से याद रखिए। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है जम्मू कश्मीर। और केसर किस भाग से प्राप्त होता है? तो अभी हमने आपको बताया था वर्तिका या फिर वर्तिकाग्र से। रबी की फसल की कटाई का मौसम क्या है? कल ही हमने आपको बताया था रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल, ठीक है। तो जायद फसल जो बताया था, जो उसमें रसदार फसल होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ठीक है, ये सभी क्या है? जायद फसल है। और रबी फसल की बात करें तो ये ठंडे के दिनों में बोया जाता है, लगभग सितंबर अक्टूबर में, और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। जैसे कि आपका आंसर हो जाएगा मार्च। तो बोला गया किस में कटाई होता है? तो मार्च में। और रबी फसल में आपका जैसे चना आ जाएगा, आलू आ जाएगा, ठीक है, ये सब ठंडा में होता है। चना, आलू, ये सब किस में होता है? ठंडा में। और खरीफ की फसल की बात करें तो इसमें चावल आ जाएगा, ठीक है, मक्का आ जाएगा। ये सब कल हमने बताया था। अगर आप कल वाले क्लास को देख लेते हैं तो बिल्कुल आराम से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का सेट यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और पॉलिटी का क्लास आपका शायद कल से ही स्टार्ट हो जाए, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से नंबर पर मैसेज कीजिए और कोर्स के बारे में जानकारी ले लीजिए।